जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत सभी का एक और छोटे सी वीडियो में। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के फॉर्म आ चुके हैं। आपने फॉर्म भर भी दिया होगा, कुछ लोग भरने भी वाले होंगे और एक नया नोटिफिकेशन भी आया है 12 अक्टूबर को कि एग्ज़ाम की डेट अब आ गई है वेबसाइट पर, है ना। 30 दिसंबर 2025 से लेकर 7 जनवरी 2026 के बीच में आपकी परीक्षाएँ होंगी। एग्ज़ाम और शिफ्ट और डेट अभी डिटेल में नहीं आई, खाली ये संभावित डेट आई हैं, जल्दी आ जाएगी, वो भी आपको बता देंगे। ये नोटिफिकेशन या वीडियो किसी के बारे में है नहीं, ये उस सवाल के बारे में है जो आपको परेशान कर रहा है कई समय से और हज़ारों बच्चों को कर रहा है। दसियों सवाल तो मेरे पास भी आए हैं, उन्हीं का समाधान इसमें है कि एक बच्चा या एक कैंडिडेट एक से अधिक सब्जेक्ट में क्या अप्लाई कर सकता है यूजीसी नेट या नहीं, और अगर कर सकता है तो क्या प्रोसेस है, और अगर कर सकता है तो क्या लीगल होगा या इलीगल होगा, ये भी हमको बता दीजिए। पहली बात ये है कि हाँ, आप एक से अधिक सब्जेक्ट में अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब से ये प्रोसेस आया है कि एग्ज़ामिनेशन अलग अलग डेट और अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो ये ऑप्शन खुल जाता है। क्योंकि जब हम लोग दिया करते, जब एग्ज़ाम टर्म में हुआ करता था और एग्ज़ाम एक ही दिन में ख़त्म कर दिया जाता, तब ये समस्या होती थी कि एक से अधिक विषय में अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि एग्ज़ाम अलग अलग डेट्स में और अलग अलग शिफ्ट्स पे होते हैं, तब आप एक से अधिक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं और कुछ आपको एक्स्ट्रा काम करना होगा अप्लाई करना है तो। समस्या नंबर 1 ये आ सकती है कि अगर आपने मान लीजिए 2 या 3 सब्जेक्ट में अप्लाई कर दिया, बाई चांस कह दीजिए, बाय लक कह दीजिए, अगर उन दोनों एग्ज़ाम की या तीनों एग्ज़ाम की डेट एक ही आ जाती है, हो सकता है शिफ्ट अलग अलग हो लेकिन डेट एक आ जाती है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रैवलिंग टाइम तो लगेगा ही लगेगा, है ना, अगर सेम स्टेट में भी है तो एग्ज़ाम आपका छूट सकता है और इस कंडीशन में आपका दोबारा एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। बट आपका नसीब, आपका लक, अगर आपके 2 अलग अलग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम या 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम या सब्जेक्ट एग्ज़ाम अलग अलग डेट में पढ़ते हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम देने भी जाइएगा और अगर क्लियर होता है तो वेरीफाई होके वो पास भी माना जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ कि अप्लाई करते वक्त अगर आपको 2 फॉर्म भरने हैं, 3 फॉर्म भरने हैं, तो आपको अलग अलग फॉर्म ही भरने होंगे, सबकी फ़ीस भी अलग अलग होगी और सबके एडमिट कार्ड भी अलग अलग आएंगे। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, वही 55 का क्राइटेरिया है, 55% आपके नंबर होने चाहिए पीजी में और कैटेगरी वालों के लिए 50% होने चाहिए। लेकिन ये ध्यान रख लेना कि जिस मल्टी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट में या फिर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की लिस्ट में है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी बच्चे का फिलॉसफी से पीजी है और बच्चे को अप्लाई करना है नेट फिलॉसफी में, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन ये आपको मालूम होगा अच्छे से कि फिलॉसफी वाले बच्चे इतिहास यानी कि हिस्ट्री में आवेदन कर सकते हैं, और हिस्ट्री के अंदर भी अगर कहीं एंशिएंट हिस्ट्री वाला कॉलम इस रूप से है तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। फिलॉसफी वाले बच्चे सोशियोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलॉसफी सब्जेक्ट के बच्चे रिलीजियस स्टडीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, और फिलॉसफी सब्जेक्ट वाले बच्चे कंपैरेटिव रिलीजियस वाले सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मल्टी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही लिंग्विस्टिक साइंस भी है, भाषा विज्ञान, ये वाले बच्चे हिंदी साहित्य में अप्लाई कर सकते हैं, तुलनात्मक साहित्य में अप्लाई कर सकते हैं, अनुवाद में अप्लाई कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। और जब से अब ये आया है रिसोर्स पर्सन का, इसमें एजुकेशन भी आ गया है, अगर आपने एजुकेशन एमए करा है और उसमें आपने लिंग्विस्टिक साइंस या लिटरेचर भी पढ़ा है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मल्टी सब्जेक्ट वाला है। तो अगर आपका भी सब्जेक्ट ऐसे ही किसी क्राइटेरिया के बीच में आता है तो एक से अधिक सब्जेक्ट में ज़रूर भरिएगा। और अगर आपको समस्याएं हैं ये जानने में, पता करने में कि हमारा सब्जेक्ट क्या उस विषय में आता है कि नहीं, तो कमेंट बॉक्स में अपने पीजी का सब्जेक्ट लिख दीजिए और ये भी बता दीजिए कि आप इतने विषयों में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम एलिजिबल है या नहीं, और सब्जेक्ट का नाम भी लिख दीजिए। तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कमेंट के जवाब में ही कि आप कितने विषयों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरते वक्त में कुछ सावधानी बरतनी है आपको, खासकर जब आप एक से अधिक विषय में अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा, एक सब्जेक्ट में अप्लाई करने की आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर होता है और एक आपका आईडी प्रूफ होता है, पहचान का प्रूफ होता है। अगर आपको 2 विषय में अप्लाई करना है तो दोनों सब्जेक्ट में अप्लाई करते वक्त आपकी ईमेल आईडी अलग अलग होनी चाहिए, सेकंड आपका फ़ोन नंबर भी अलग अलग होना चाहिए, और जो आपने आईडी प्रूफ लगाया है वो भी अलग अलग होना चाहिए। मान लो आपको 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करना है तो एक जगह आईडी प्रूफ में अपना वोटर कार्ड लगा सकते हैं, सेकंड टाइम वाले में अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं, तीसरे वाले में अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, चौथे वाले में अपना, अगर आपका बना है यदि, पासपोर्ट तो वो लगा सकते हैं। 4 तो ये आईडी प्रूफ हो गए।
फ़ोन नंबर अपना भी दे सकते हैं, फादर का दे सकते हैं, मदर का दे सकते हैं, सिस्टर का दे सकते हैं, और ईमेल आईडी तो आप जनरेट कर ही लेते हैं 15 से 20 मिनट में, जब से एआई तो आ ही गया है। ठीक है, तो ये कुछ तरीका है। हाँ, हो सकता है कुछ कंडीशंस में आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिया जाए। वो तब हो सकता है जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई जानकारी गलत भरी हो या अधूरी भरी हो। तो जो जानकारी आपसे पूछी गई है क्लियर कट उसको ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है, और इन बातों का ध्यान रखिएगा। मल्टी स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, और उम्मीद यही करिएगा सोच के भरने से पहले कि आपका एग्ज़ाम अलग अलग दिन की अलग अलग शिफ्ट में ही हो, ताकि आपको एग्ज़ाम देते वक्त कोई मानसिक दबाव ना हो, और ट्रैवलिंग करते वक्त में आपको समस्याओं का सामना भी ना करना पड़े। और आप वुमेन हैं, महिला हैं, लड़की हैं, कन्या हैं, तो बहुत सोच समझ के भरिए, क्योंकि आजकल जब से ये एनटीए के हाथ में आई हैं, और जब से आपने देखा होगा भारत में भी कि एग्जामिनेशन सेंटर हज़ारों किलोमीटर दूर भेज दिए जाते हैं। लास्ट टाइम मेरे बहुत से स्टूडेंट थे, यूजीसी नेट के भी थे, सीएसआर के भी थे, डीआरडीओ के भी थे, एसएससी के भी थे, जिनके सेंटर हज़ारों किलोमीटर दूर भेज दिए गए। तो एडमिट कार्ड 2 से 3 दिन पहले आता है, और फिर ट्रैवलिंग की दिक्कत, टिकट नहीं हो पाती। तो इसका भी ध्यान रखिएगा जो बच्चे मल्टी स्टेट अप्लाई करने वाले हैं, कि सेंटर आपका दूर भी हो सकता है, तो उससे भी आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सोच समझ के मल्टी स्टेट में भरिएगा। ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन तय आपको करना है कि भरना है या नहीं भरना। और हाँ, सीट खराब करने के लिए फॉर्म को मत भरिएगा। लिमिटेड सीटें होती हैं नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले बच्चों को, ध्यान रखिएगा यूजीसी के अंदर। तो सीट को खराब मत करिएगा। फॉर्म भरने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि आपकी तैयारी हो चुकी है कि पूरी, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त यदि आपकी तैयारी अधूरी है तो फॉर्म को मत भरिए, क्योंकि फॉर्म भरने का मतलब ही होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसीलिए सीट खराब मत करिए। यदि नेट पहले से हो रखा है तो जेआरएफ के लिए अप्लाई करिए, और यदि आपको ये लगता है कि मुझे नेट और अच्छे परसेंटेज से निकालना है, तो मेरी सलाह ये है कि एक नहीं बल्कि सब्जेक्ट स्विच कर दीजिए, किसी और सब्जेक्ट में अप्लाई करिए नेट के लिए, ना कि आप उस नेट की सीट को ख़राब करें। ये मेरी सलाह भी है और रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि जिन बच्चों का नेट नहीं होता है और पीएचडी कर रहे होते हैं, उनसे पूछिए उनकी क्या मानसिक और क्या एकेडमिक स्थितियाँ होती हैं, ये उनसे पूछिए। तो बहुत सोच समझ के फॉर्म भरिएगा और अपने आप को बिल्ड करिए। अध्ययन से ज़्यादा है अभ्यास करिए, क्योंकि ये परीक्षा अभ्यास मांगती है यूजीसी नेट की, क्योंकि टिक मार्किंग है, वो तुक्के नहीं चलते हैं, यहाँ पे आइडियोलॉजी नहीं चलती है। जो आपने समझा है पढ़ने के बाद में, उसी के आधार पर आपको जवाब देने हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और आप सभी जानते हैं कि 15 अक्टूबर है, अब्दुल कलाम सर का जन्म दिवस है। उनको अपने तरीके से मनाइए, उनको याद करिए, उनको थोड़ा सा अध्ययन करिए, और अब्दुल पाकिर जी को याद करिए, उनके जैसा बनने का प्रयास करिए कि कितने कम संसाधनों में, तकलीफ़ों में वो व्यक्ति राष्ट्रपति तक के सफ़र तय करते हैं। और एक हम आप हैं जो हर बात पर शिकायतें करते हैं, कुछ मिल जाने पर भी और कुछ खो जाने पर भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम सभी को मेरी तरफ से पुनः।